नमस्कार साथियों। आज हम आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय चेतना की सजग कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के निहालपुर नामक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय आंदोलन के स्वर, स्त्रियों की समस्या, स्वाधीनता एवं जातियों के उत्थान से संबंधित विषय समाहित हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी 2 काव्य संग्रह हैं, मुकुल और त्रिधारा, तथा 3 कहानी संग्रह हैं, बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी में है। आइए अब राही कहानी की चर्चा करते हैं। राही कहानी इनकी कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान के जेल के अनुभवों पर आधारित कहानी है। इस कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है कि किस प्रकार से भूख से पीड़ित गरीब चोरी करने के लिए मजबूर हो जाता है, तथा उन्होंने सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग करते हुए गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है तथा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, यह बताया है। तो आइए राही कहानी के पात्रों की चर्चा करते हैं। इस कहानी में 2 पात्र हैं, राही और अनीता। राही एक गरीब औरत जिसे चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। अनीता एक संपन्न घर की महिला जो स्वतंत्रता संग्राम में के कारण जेल गई है। आइए राही कहानी का वाचन शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत कहानी के दोनों पात्र राही और अनीता के संवाद से शुरू होता है। अनीता, तेरा नाम क्या है? राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाच की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती, तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जात मंगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं, और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीब की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा, पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उसका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उसका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी और वहीं मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निःश्वास के साथ कहा। अच्छा जा, अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता
और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है? हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रह रहे हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। और एक और यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं मिलता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा है। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ अनुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमें अपने देश की कुछ सेवा की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल कर रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की। बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं। यदि नहीं है तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़ सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसे सपना देखा कि
जेल से छूटकर वह इन्हीं मंगरूरी लोगों के गांव में पहुंच गई। वहां उसे एक छोटा सा आश्रम खोल लिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्हें छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही। रात में वह देर से सोई। सुबह 7 बजे उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पिता बीमार हैं। आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर चली गई और कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आइए 2 मिनट चर्चा करते हैं कि इस कहानी में लेखिका ने क्या दर्शाया है। इस कहानी के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने गरीबों की विवशता को दिखाया है कि किस प्रकार से वह गरीब चोरी करने के लिए विवश हो जाती है और देश की कानून व्यवस्था उस छोटी सी चोरी के लिए उसे साल भर की सज़ा दे देती है। उसके पीछे की वजह को वह जानने की कोशिश नहीं करती है। लेखिका ने कानून व्यवस्था की झलक हमारे सामने कुछ ऐसी उकेरी है जिसे देखकर यही प्रतीत होता है कि इस व्यवस्था ने भी गरीबों पर दोहरी चोट की सिवाय कुछ नहीं किया है। और देश की सच्ची देशभक्ति नारे लगाने में नहीं, देश की गरीब जनता को साथ में लेकर चलने में है। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से लेखिका ने मानव जीवन का लक्ष्य तथा सच्ची देशभक्ति का अर्थ बतलाया है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अनीता के माध्यम से ऐसे देश प्रेम की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है जिसे वह स्वतंत्रता का सही अर्थ मानती है। उनका मानना है कि राही और उनके जैसे जातियों को साथ लेकर उनके विकास में उनकी सहायता करते हुए उन्हें देश का नागरिक होने के हक में उनकी मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति करना ही सच्ची देशभक्ति है तथा उनका यह मानना है कि देश की सच्ची सेवा देश की जनता को साथ लेकर चलने में है। धन्यवाद।